છે. અને અને મગફળીની જ્યારે વાત આવે ત્યારે સૌરાષ્ટ્રનો ખેડૂત, સૌરાષ્ટ્રના વેપારીઓ, સૌરાષ્ટ્રના અનેક બ્રોકરો, મિલરો અને મગફળી સાથે સંકળાયેલા તમામ નિકાસકારો, આયાતકારો બધા લોકો છે એને આ બાબતમાં બહુ જ રસ પડે છે. એનસી એનસીસીએફ દ્વારા જે ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી એ લગભગ 3 લાખ ટન જેવી જે ખરીદી છે એનું વેચાણ 22મી માર્ચથી શરૂ થવાની સંભાવના છે. અને એ માટેની તૈયારીઓ બધી પૂરી થઈ ચૂકી છે. અને એ વેચાણ ની જાગૃતિ આવે એ માટે એનસીસીએફ અને કોમોડિટી વર્લ્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ એનઈએમએલ સંવાદ નામનો આ વેબિનાર નું આયોજન આજે કર્યું છે. એમાં જે દર્શક મિત્રો અમારી સાથે જોડાયેલા છે એ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અમારી સાથે આજે પેનલમાં જોઈએ તો એનસીસીએફ ના એમડી અનીશ જોસેફ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. स्टोरेज नो प्रॉब्लम है मेरे में वाईफाई वाईफाई में कोई बात नहीं या मैं मीटिंग में हूँ, कॉल मत करना। એનઈએમએલ तो ના ठीक है એમડી मैं मीटिंग में हूँ, कॉल પ્રવીણ मत करो। હેરમત પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. આ ઉપરાંત જે સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી મગફળીના વેપારીઓ અને મગફળીના મિલો સાથે સંકળાયેલા જે અગ્રણીઓ છે એ પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. ઇન્ડિયન પીનટ બ્રોકર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ શૈલેષભાઈ નથવાણી અમારા પેનલમાં આજે આપણી સાથે ચર્ચા કરશે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા પીનટ પ્રોસેસર એસોસિએશનના પ્રમુખ કરશનભાઈ ચાવડા પણ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. એ પણ આપણી સાથે આપણે મગફળી વિશે ચર્ચા કરશે. અને ઇન્ડિયન પીનટ બ્રોકર એસોસિએશનના સેક્રેટરી રાજકોટના નીરજભાઈ અઢિયા પણ અમારી સાથે જોડાયા છે. આ ત્રણેય જે મહાનુભાવો છે એ વર્ષોથી મગફળીના ટ્રેડ સાથે સંકળાયેલા છે. અનેક મગફળીના ખેડૂતો, મગફળીના બ્રોકરો, વેપારીઓ સાથે સીધો સંવાદ એ રાબેતા મુજબ કરી રહ્યા છે. એટલે મગફળીની નહીં માત્ર લોકલ માર્કેટ જ નહીં પરંતુ વિશ્વ સ્તરે જે મગફળી અને સિંગદાણા સાથેની જે માર્કેટ છે એની સાથે સંકળાયેલા છે. સૌप्रथम मैं हमारे जो एनईएमएल के एमडी है प्रवीण हिरमत को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इंट्रोडक्ट करिए और जो ये वेबिनार ना का हमने आयोजन किया है उसके बारे में बताइए और हमारे गेस्ट को वेलकम कीजिए प्लीज सर. थैंक यू मयूर भाई। पहले तो मैं आप सबको मैं ये अनुवाद या फिर जो भी ये चर्चा है हिंदी में रखने की कोशिश करूंगा, ताकि अपने पार्टिसिपेंट्स जो है सब गुजरात के हैं। और मैं माफी चाहूंगा अगर मुझे गुजराती नहीं आती है, तो मैं जितना ये संवाद जो है हिंदी में रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मतलब जो वार्तालाप है जितना हो सके उतना हिंदी में रखेंगे तो शायद मैसेज जो है पहुंचाने की आसानी हो जाएगी। पहले तो मैं अपने तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा अपने एस्टीम पैनल मेंबर्स को जो आज शामिल है, जिन्होंने वक्त निकाला हुआ है। सर्वप्रथम मैं मैडम अनीस जोसेफ जो एमडी है एनसीसीएफ मैडम को, उन्होंने टाइम निकाल के आज जो है अवधि टाइम दिया है इस वेबिनार के लिए, उनका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फिर मयूर मेहता जी तो सब जानते ही है, गुजरात में जो काफी विख्यात नाम है एज एडिटर कमोडिटी वर्ल्ड और ऑल्सो एज कृषि भारत के एडिटर। और हेवीवेट्स जो है इस इंडस्ट्री के मिस्टर शैलेश नथानी जी, मिस्टर करसन चावड़ा जी जो प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पीनट ब्रोकर एसोसिएशन के शैलेश जी, और करसन जी जो बनासकांठा पीनट प्रोसेसिंग यूनिट के प्रेसिडेंट है, और नीरज अधिया जी जो सेक्रेटरी है पीनट ब्रोकर एसोसिएशन के। इनसे अब जब चर्चा करेंगे तो और गहराई में हमको इनपुट्स और इनसाइट्स भी मिलेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि जो ये पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वेबिनार रखने का, ये बेसिकली हमको ये देखना है कि हम ये कैसा सिनारियो इमर्ज हो रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली, और इस बेसिस पे हम क्या निर्णय ले सकते हैं इन टर्म्स अपनी खरीदी या बिकवाली करने के परिस्वरूप। तो इस बेसिस पे रखते हुए पहले तो सिंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत कम जानकारी होगी
अबाउट एनसीसीएफ। तो पहले मैं उनको ज्ञात कराना चाहूंगा कि एनसीसीएफ क्या है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीसीएफ वी ऑल नो एक एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑपरेशन, मतलब कोऑपरेटिव्स की, जिसका ऑपरेशंस वाइड स्प्रेड है, अराउंड 29 उसके ब्रांच ऑफिसेज है। बहुत सारे काम चीजें का ये काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, फिर एंड एट अ कंज्यूमर लेवल जो भी चीजें इनको जो इंटरवेंशन करने हैं ये वो करते हैं। बट इसमें एट अ एग्री कमोडिटी लेवल एंड आर सेगमेंट, हमारी सेगमेंट की हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो फार्मर प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी जो जो एनसीसीएफ करती है अलॉन्ग विद नाफेड। फिर ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है, इनका वो मूल बुक एक ऑब्जेक्टिव है जहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया जाए टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे 1.5 साल में एनसीसीएफ, लगभग 1 से 1.5 साल में एनसीसीएफ ने अद्भुत काम किया है, फिनोमिनल जॉब अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम अनीस जोसेफ। आप देखोगे तो एक तीन चीजें हैं इन्होंने, जो गुजरात है हम सब जानते हैं गुजरात का, आई मीन ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया का जरा 82 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन है ग्राउंडनट का अप्रोक्सीमेट, जिसमें अराउंड 40% शायद तो ग्राउंडनट का है। और जिसमें इन्होंने इस बार सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट, वन ऑफ द लार्जर प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जिन्होंने अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन का ग्राउंडनट गुजरात अलोन में प्रोक्योर किया हुआ है। और शी हैज बीन शी हैज सेट अप, आई मीन ये सब पॉसिबल हो चुका है नो बिकॉज ऑफ द रोबस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो विद एनईएमएल जो उन्होंने बिठाया है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस भी स्केल अप कर पाए हैं। इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है टू एंश्योर ट्रेसेबिलिटी जो है एनसीसीएफ ने अडॉप्ट किया हुआ है इस बार फार्मर प्रोक्योरमेंट के लिए, जो कि अपने आप में एक प्रशंसनीय काम है। तो आप देखोगे तो ये तीनों चीजें जो है मैडम ने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए सिस्टम्स, दी प्रोसेसेस और वर्कफ्लोज सब प्रॉपरली मेटिकुलसली बिठाया गया है फॉर दिस एंटायर प्रोक्योरमेंट सिस्टम विच हैज हैपेंड इन गुजरात, राइट। And she is one who has pioneered also, nurtured sustainable upliftment of the women federation, जो एफपीओज है और फेडरेशन है, उनको भी काफी उन्होंने नर्चर किया है। और इसका एक मतलब क्या कहते हैं उदाहरण मैं खुद मैंने देखा है, जो कि महाराष्ट्र में जैसे प्रता शक्ति करके एक एफपीओ फेडरेशन विच इज अ फुल्ली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको who have been at the backbone of the procurement for soybean and other commodities. So likewise इन्होंने काफी नर्चर किया है एज फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए फ्रॉम द एफपीओ फेडरेशंस, वुमेन एफपीओस। सो अगर मैं एक पर्सपेक्टिव दे दूं एनसीसीएफ ने क्या क्या काम किया है ग्राउंडनट के बारे में, तो एक मैं जस्ट एक 2 स्लाइड में आपको क्वांटिटी और ये दिखाना चाहूंगा डिटेल। तो आई होप दिस शेयर स्क्रीन इज विजिबल। तो मैं आपको या तो अगर आप स्क्रीन देखोगे, आई होप मयूर जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको। या दिख रहा है सर। हाँ, सर तो पब्लिक इसमें है। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटी ये कमोडिटी जो है इसका ऑप्शंस कब रहेगा, ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन रहेगा, 11 से 11:30, और एक्सटेंशन का टाइम 15 मिनट रहेगा। और ये बेसिकली इसके की मुख्य फीचर्स है, जैसे ईएमडी रहेगा 5.2% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, जो कि एनईएमएल के अकाउंट में डालना पड़ेगा। मिनिमम बिड क्वांटिटी जो है 500 मेट्रिक टन रहेगी। क्वांटिटी का टिक साइज जो है 10 मेट्रिक टन रखा है। मैक्सिमम क्वांटिटी 2000 मेट्रिक टन। तो ये बेसिकली डिटेल्स है। इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है इसमें, एक तो 500 मेट्रिक टन का बिड है मिनिमम, और 2000 मेट्रिक टन मैक्सिमम क्वांटिटी है। और लिफ्टिंग का जो पीरियड दिया गया है वेयर हाउस स्टॉक लिफ्टिंग पीरियड के लिए, जो कि क्वांटिटी वाइज उसके स्लैब्स बने हुए हैं, सो 10 दिन से लेके 20 दिन तक का टाइम फ्रेम है। और बाकी जो पेमेंट्स का जो टर्म्स है, 95% पेमेंट जो है आपको 5 वर्किंग डे के अंदर सेल्स कंफर्मेशन में आना है। तो ये डिटेल में इस बारीकियों में मैं जाऊंगा नहीं अभी, और शायद और अपना प्रेजेंटेशन और पैनल डिस्कशन में ये मुद्दे आएंगे भी, और उसको डिटेल में जब संवाद होगा तब एनसीसीएफ के एमडी और उनके जो ब्रांच ऑफिसर्स वो और विस्तार में बताएंगे।
ये बेसिकली ये स्नैपशॉट है जो कि हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, कि 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है एनसीसीएफ ने इंटरवेंशन किया है, अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन जो क्वांटिटी प्रोक्योर किया है। और आप इसमें देखोगे साबरकांठा, सुरेंद्र नगर, बनासकांठा, ये मेजर एरियाज है जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे प्रोक्योरमेंट हुआ है। और लगभग 145 वेयर हाउसेस, 145 वेयर हाउस में प्रोक्योरमेंट हो चुका है, जिसमें अराउंड क्लोज टू 1 लाख फार्मर्स, 1 लाख फार्मर को इम्पैक्ट किया है एनसीसीएफ ने इस बार। और ये पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है एनसीसीएफ और उनके जो टीम मेंबर्स है, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जिसको आप रीच आउट कर सकते हैं जब कोई डिफिकल्टी हो। उसी हिसाब से एनईएमएल के टीम मेंबर्स के डिटेल्स भी दिए गए हैं, उनके सेल नंबर्स और वो सब शेयर्ड है। तो ये टोटली एनसीसीएफ का एक, मैंने एक आपको एक व्यू पॉइंट दे दिया कि उन्होंने क्या करते हैं और उन्होंने कहाँ तक काम किया है एनईएमएल, सॉरी, गुजरात में फॉर ग्राउंडनट। एनईएमएल के बारे में हालांकि बहुत सारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनको आइडिया होगा, पता भी होगा, बस टू ड्वेल सर्टन सेलियन पॉइंट्स और एक मुख्य पॉइंटर्स सामने रखते हुए मैं ये कहूंगा कि एनईएमएल एनीवे लीडिंग मार्केट प्लेस है। जिनको प्रमोट किया है नाबार्ड, एलआईसी, इफको, एनएससी, ये मेजर शेयर होल्डर्स है विच इज अराउंड 66.5%। बट सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे जो मैं रखना चाहूंगा, और हार्ड फैक्ट, सॉलिड फैक्ट्स, क्यों एनईएमएल के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, कि पहली चीज तो ये है कि एनईएमएल हैज सेट हैज बीन अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनीबॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, इनोवेशन, और एनीबॉडी हु इज कॉपिंग इट, राइट। सेकेंडली, इट इज अ रोबस्ट टाइम टेस्टेड सिस्टम जिसने 2 डेकेड से काम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए एनईएमएल को बीइंग इन देयर, सेटिंग अप द सिस्टम्स। तो सिस्टम जो है काफी रोबस्ट है, मैकेनिज्म्स हैव सीन ओवर पीरियड ऑफ 20 years, एंड इसके वजह से बहुत सारा रिफाइनमेंट हो चुका है, प्रिसिशन हो चुका है सिस्टम में। बिकॉज जो निटी ग्रिटीज है, जो जो स्मॉलर फाइनर एस्पेक्ट्स है, दैट आर दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, और उसको प्लग इन किया है, तो देयरफॉर द सिस्टम इज प्रीटी रोबस्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज, इट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एनईएमएल वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एंटिटीज primarily to institutionalize this particular system of transparent, unbiased price discovery mechanism, which has become now a norm for all the participants. अब ये norm बन चुका है ना, every state government is adopting it in a very fair and unbiased and transparent manner, and we are happy that हमने ये इंट्रोड्यूस किया था, which has been now adopted. जब हमने अडॉप्ट जब इंट्रोड्यूस किया था, वी वर अहेड ऑफ टाइम, बट अभी नाउ इट हैज बिकम अ नॉर्मल प्रोसेस। थर्ड, चौथा चीज जो है, टेक्नोलॉजिकली इफ यू सी, एनईएमएल इज बीन अ सुपीरियर स्टेट ऑफ आर्ट विद अपडेटेड सिस्टम्स इन प्लेस। और वो रीजन इसके वजह से है बिकॉज हमारी जो पेरेंट कंपनी है एनसीडीज, विच इज एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, जिसका मेन जो आधार रहता है, या मेन मेन जो मुख्य कोर जो है, दैट इज टेक्नोलॉजी। और इसके वजह से जो है टेक्नोलॉजी में काफी हम अग्रसर रह चुके हैं, और बहुत सारे जो चीजें हैं अपडेटेड है एनईएमएल में, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द सिस्टम, द अपडेटेड सिस्टम्स व्हिच आर द लेटेस्ट वन, राइट। इनफैक्ट मैं आगे जाके कहूँ तो, आई मीन, वन ऑफ द थिंग इज इवन इनैम, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है, which actually got germinated, and the idea happened at GOI, which was institutionalized, was actually germinated at ENAM and happened at NEML through REMS initiative, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का इनिशिएटिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अदर एज अ ट्रेडर, आप जब ट्रेड करते हो, आपका जो पैसा है इट इज सेफ, सिक्योर, एकदम सुरक्षित है, और आप सपोर्ट जो है, आपको जो है सीजन डोमेन इंटेलेक्ट रिसोर्सेज मिलेंगे फील्ड में फॉर एनी इमीडिएट रेजोल्यूशन, राइट। आप जो है, आपका पैसा ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हो एनईएमएल में। ये नो विथ अटर कॉन्फिडेंस कह सकता हूं कि आप, यू कैन ट्रस्ट लाइक एनी अदर पीएसयू बैंक, जैसे आप एसबीआई में अपना पैसा रखते हैं, योर मनी इज सेफ व्हेन यू ट्रेड थ्रू एनईएमएल, नॉट अ सिंगल पेनी का रिकंसिलेशन का आपको इशू आएगा कभी। इंटरफेसेस ट्रेड करने के लिए आपको एंड्रॉइड का है अभी, iOS is a work in progress which is going to happen so that you can trade seamlessly even through the system, and
लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है विदाउट एनी इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग एंड एसिंग एंड वेयरहाउसिंग। तो मैं लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि वी आर हियर टू सॉल्व, इनोवेट एंड बिल्ड, ट्रांसफॉर्म द एग्री कमोडिटी सेक्टर एंड क्रिएट अ मार्केट प्लेस विद अ डिफरेंस। हमारा ये मानना है परिवर्तन में ही हम फूलेंगे फलेंगे, और हम इसी में विश्वास रखते हैं, और उसी में हमें लगता है कि तरक्की भी रहेगी। So with these thoughts, I leave it to you, Mayur bhai. Let's prosper. I mean, I would look for the trading community and NCCF and NEML to work together and to prosper further. Over to you, Mayur bhai. थैंक यू प्रवीण जी, आपने काफी अच्छी तरह से जो एनसीसीएफ और एनईएमएल का जो एक प्रोसेस है, और उसमें जिस तरह से आपने अगले पिछले 20 सालों में जो एक विश्वास संपादन किया है, उसका आपने बहुत अच्छी तरह से वो ब्यौरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारे जो पैनलिस्ट है उनसे हम मार्केट के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे, कि जिससे हमारे जो पैनल में जो आए इस वेबिनार में जो ज्वाइन हुए उनको आपने पूरा एनसीसीएफ और एनईएमएल के बारे में बता दिया। अभी मार्केट का सिनारियो क्या है वो हम बात करेंगे, और मेरे ख्याल से काफी यहाँ के गुजरात के लोगों यहाँ ज्वाइन हुए हैं, तो हम ये डिस्कशन है वो गुजराती में करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा आपको समझ में आएगा, मैं मान रहा हूँ कि ये डिस्कशन अभी हम गुजराती में चालू करते हैं। प्रवीण जी, या Thank you. અમારી સાથે જે મિત્રો પેનલ મેમ્બરમાં છે, શૈલેષભાઈ નથવાણી, કરશનભાઈ ચાવડા અને નીરજભાઈ, આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વની જે મગફળીની માર્કેટ છે એનું કેન્દ્રબિંદુ ગુજરાત છે। આથી ગુજરાતની માર્કેટમાં હવે શું થશે એ માટે આપણે ચર્ચા કરીએ। હું સૌથી પહેલા શૈલેષભાઈને કહીશ કે એમની સાથે વાતચીત કરવી છે। શૈલેષભાઈ મારા ખ્યાલથી જોડાયેલા જ છે। શૈલેષભાઈ, હેલો, હા શૈલેષભાઈ, હાજી અવાજ આવે છે? હા બરાબર આવે છે શૈલેષભાઈ। જી શૈલેષભાઈ, જી હું જી તમારે આગળથી જાણવા માંગુ છું કે આપણે ઉનાળુ મગફળીની સીઝન અત્યારના પૂરજોશમાં ચાલુ છે। ઉનાળુ બરાબર। મગફળીની આવક પણ થશે। મને ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ અને સાઉથના સેન્ટરો, કે ત્યાં તો શિયાળુ વાવેતર મગફળીનું થાય છે, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાના અને કર્ણાટક, તો આ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાનો મગફળીના પાકનો ઉનાળુ અને શિયાળુ પાકની સ્થિતિ શું છે એના વિશે શૈલેષભાઈ જરા પ્રકાશ પાડો। આપણે અત્યારે જો કરંટ સાઉથમાં જે અત્યારે ક્રોપ આવે છે એમાં તામિલનાડુનો જે ક્રોપ છે એ ઓલમોસ્ટ 50% જ લાસ્ટ યર થી આવે ને એવા ચાન્સીસ છે। કર્ણાટકની પણ સેમ સિચ્યુએશન છે। તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ નો ક્રોપ છે ને ઉલ્લેખનીય કહી શકાય એવું નથી, મતલબ ઓલમોસ્ટ નહીં જેવો જ છે નવો ક્રોપ અત્યારે સમર આવે છે। એટલે આપણે 10 થી 20% કહી શકાય એવું યસ યસ, એટલો જ અચ્છા, આપણા ગુજરાતની વાત છે તો ગુજરાતમાં 35 થી 40% વાવેતર આ વખતે સમરમાં ઓછું રહેશે એવું લાગે છે। અત્યાર સુધીના જે વાવેતરના આંકડાઓ આવે છે આપણા બધે સમક્ષ, એના ઉપરથી તો એવું લાગે છે કે 35-40% ગુજરાતે ઓછું રહેશે। અચ્છા ઉત્તર પ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશમાં શું સ્થિતિ છે? યુપીમાં જે મેનપુરીનો જે નવું સોઈંગ થઈ રહ્યું છે એ આ વર્ષે અનફોર્ચ્યુનેટલી 50% માંડ પહોંચશે એવું અત્યારે લાગે છે લાસ્ટ યરની કમ્પેરિઝનમાં। લાસ્ટ યર બહુ મોટું વાવેતર હતું, આ વખતે એમની સરખામણીએ 50% થી વધારે વાવેતર થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે। 40 થી 50% ના જ આમ તો રિપોર્ટ છે, પણ જો ગરમી વધશે તો મકાઈ, અત્યારે ત્યાંના કિસાન છે ને મકાઈ ઉપર વધારે છે, પણ ગરમી જો વધી જશે તો થોડુંક 5-10% વાવેતર વધી શકે, બાકી 50% એવરેજ તમે નવો યુપી નો ક્રોપ આવશે એવું લાગે છે। અચ્છા, એમપી છે, હા બોલો, એમપી, સોરી, એમપી માં નવું વાવેતર નથી થતું। એમપી આપણી જેમ એક જ વખત આવતું હોય છે નોર્મલી, અને અત્યારે એમપી છે લગભગ 80% ક્રોપ ત્યાંનો જે ખરીફ સિઝન નો ક્રોપ છે એ ઓલમોસ્ટ પૂરો થઈ ગયેલો છે। અચ્છા, એની આપણે શૈલેષભાઈ વાત કરીએ તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જે હવે અત્યારના જે જાન્યુઆરી થી માંડીને મે મહિના સુધીનો જે ક્રોપ આવશે, શિયાળો ને ઉનાળો, તો એમાં આપણે કેટલો 50% કે એનાથી વધારે? ઓલમોસ્ટ 50% તો કહી જ શકીએ, એનાથી વધારે હોઈ શકે, ઓછો નહીં આવે, બરાબર છે।
શૈલેષભાઈ આપણે પાછી વાત કરીએ. કરશનભાઈ, આપનું માઇક અનમ્યુટ છે, અનમ્યુટ કરી દો કરશનભાઈ. હા કરશનભાઈ, ઉત્તર ગુજરાતમાં શું સ્થિતિ છે આ વર્ષે ઉનાળુ વાવેતરની? ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વર્ષે ઉનાળુ વાવેતરમાં મયુરભાઈ સમજો ને 35 થી 40% વાવેતર છે. બરાબર. એમાં જનરલ પાણીનો પણ પ્રોબ્લેમ છે અને ભાવનો પણ પ્રોબ્લેમ છે. એના કારણે જનરલ વાવેતર મગફળીનું ઓલ ઓવર આખા બનાસકાંઠામાં 40% થી વધારે નહીં આવે. અચ્છા, અને આમ વાવેતર અત્યારના લગભગ પૂરું થઈ ગયું એમ માની શકાય? વાવેતર લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું. 2% કોઈ બાકી હોય તો હોઈ શકે, બાકી લગભગ પૂરું થઈ ગયું વાવેતર. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, બરાબર છે. કરશનભાઈ, આપણે આગળ ભાવની પણ વાત કરીએ છીએ. નીરજભાઈ, તમારી દ્રષ્ટિએ વૈશ્વિક સ્થિતિ કેવી દેખાય છે નીરજભાઈ? मयूर सर, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया से जुड़े हुए हैं सभी लोग, तो सबको थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। अभी जो मयूर भाई फॉरेन की जो लेवाली आ रही है वो कम रेट की लेवाली आ रही है, मीन्स के यूपी एमपी का कार्गो जो कम भाव में मिले तो ज्यादा लेना है। बनासकांठा का कार्गो तो सिर्फ वियतनाम के अंदर ही जा रहा है, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं आ रही है। जो भी आ रही है वो जितना सस्ता दे रहे हैं उतनी डिमांड बढ़ रही है, जैसे ही भाव बढ़ते हैं तो डिमांड स्लो हो जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन जो हमारी जो बेसिकली जो इंडिया की जावा क्वालिटी जो है, जो साउथ में आती है, उनके भी भाव नीचे ही बोल रहे हैं अभी? नहीं, जावा के ज्यादा है, क्योंकि जावा का तो पूरा कैटेगरी अलग रहता है। इस बार जो 120 रुपये का भाव हो गया है कर्नाटका का, वो माल नहीं मिल रहा है, इसीलिए गुजरात के जावा को प्रिफर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और ये जो हमारी जो बोल्ड वेराइटी जो आती है पर्टिकुलरली जो सौराष्ट्र में ही लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कम की जो इस बार डिमांड है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कम आ रही है। तो इसका मतलब ये समझ जाए कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्री है विश्व में, वहां पे क्रॉप काफी अच्छा है। जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना की बात करें तो वहां भी क्रॉप इस बार अर्जेंटीना अच्छा है, अच्छा है क्रॉप इस बार अर्जेंटीना। अच्छा अच्छा। और मेरे ख्याल से यूएस में जो अभी सोइंग चालू होने वाला है, उसमें भी इस तरह से एक बात आ रही है कि 14 से 15% पिछले साल के मुकाबले सोइंग बढ़ेगा, तो उनका भी इस पे कभी मार्केट में दिख रहा है, ऐसा हो रहा है? 100%। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। शैलेश भाई, मैं आपसे, शैलेश भाई आप अनम्यूट है? हाँ शैलेश भाई, ये जो हमारे यहाँ जो समर क्रॉप कम हुआ है उसकी वजह क्या है? किसानों को भाव नहीं मिला है, या कि मूंगफली की जगह पर और जो क्रॉप है उसके पर किसानों का आकर्षण बढ़ चुका है? पहला तो यही है कि किसानों को रेट कम मिला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो तो तारीफ काबिल ही है। इन संस्थाओं के थ्रू जो काम किया है कि भाई किसानों को जो जितना भी माल गवर्नमेंट ने लिया है एमएसपी के रेट से, तो उसके हिसाब से किसानों को काफी राहत मिली है। बाकी ये जो रेट खास करके यूपी एमपी में जो अभी सोइंग कम हुआ है ना, उसका तो मेन रीजन ये है कि वहां पे किसानों को रेट बहुत कम मिला है। अच्छा, और दूसरे कॉम्पिटिटिव क्रॉप जो है उसकी तरफ किसानों को आकर्षण बढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है? देखो, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए नहीं है कि ऐसी कोई, समझो वहां पे इस साल मक्के का सोइंग ज्यादा हो रहा है, तो एट्रैक्शन मक्के का नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम रेट का ही था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी जो अराइवल्स का पिक्चर है वो शैलेश भाई कैसा है? साउथ में अभी अराइवल्स चालू हुई है कोई भी, ये जो हमारा रबी क्रॉप है उनकी? हाँ, अभी चालू हुई है ना। तो कौन से मतलब ये आंध्रा, भाई तमिलनाडु और कर्नाटक, दोनों जगह अराइवल हो रही है। अच्छा अच्छा, तो कितनी अभी हर रोज की कितनी अराइवल्स होती होगी? देखो, अप्रोक्सीमेटली जो कर्नाटक है वहां अभी तक मेरे हिसाब से जो मुझे न्यूज मिला है, कम से कम 25-30 हजार बोरी की अराइवल हो रही है। और कर्नाटक में? कर्नाटक का ही बता रहा हूँ मैं आपको। कर्नाटक में, और दूसरी जगह पे आंध्र प्रदेश में चालू हुई है कहीं पे? आंध्र और तेलंगाना नहीं के बराबर है, तो उसकी अराइवल के बारे में बोलना ही मुश्किल है। अच्छा, और अगले जो 1-2 महीने हैं वहां कौन सी कहाँ पे और कौन से टाइम पर अराइवल्स, नई अराइवल शुरू?
देखो ये अभी लगभग अपना हर साल अपने को पता है कि जनवरी से लेके मई महीने तक हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग 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 क्रॉप आते रहते हैं। पर इस साल है ना, ये आंध्रा और तेलंगाना, ये दोनों में जो क्रॉप मतलब फेल ही पकड़ कर सकते हो। तो ये अभी बताना मुश्किल हो जाएगा कि अभी कौन सी जगह कौन से टाइम पे कितनी अराइवल आएगी। ठीक है, ठीक है। और शैलेश भाई, ये महाराष्ट्र में भी एक छोटा क्रॉप हर साल आता छोटा है क्रॉप आता है मगफली का, हर साल। वो इस बार कैसा रहा? महाराष्ट्र का भी देखो, लगभग आप लास्ट ईयर जितना ये पकड़ के चल सकते हो। हाँ, वो जैसे इतना क्या बसवंत है? नगर है, नांदेड़ है, या जो भी अपना अपना अमरावती एरिया है, तो मतलब ये कोई खास है ना, रेट के ऊपर इफेक्ट कर सके इतना बड़ा क्रॉप नहीं है। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये तो अराइवल अभी पूरी हो चुकी होगी ना महाराष्ट्र नहीं नहीं नहीं, में? महाराष्ट्र में एरेवल पूरी कहाँ हो चुकी है? अभी चालू है? अभी अभी चालू ही नहीं हुई है। चालू नहीं हुए तो वो कब चालू होगी महाराष्ट्र में? ये लगभग गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग पैरेलल। 15 मई के बाद। हाँ, पैरेलल टाइम है। ठीक है, ठीक है शैलेश भाई, हम बात करते रहेंगे। करशन भाई, તમને બોલો. જે નોર્થ ગુજરાતનો ક્રોપ છે મગફળીનો, હમ, એ હા. એની સ્થિતિ અત્યારના શું છે અને ક્યારે એની એરાવસ ચાલુ થશે? કરશનભાઈ, બને તો હિન્દીમાં જવાબ આપજો। जब ये नए अभी समर की जो बिजाई हुई है ना, उसकी आमदनी शुरू हो गई 15 जून के आसपास। हाँ, 5 जून से स्टार्ट हो गई, 15 से भाई 30 के जून के बीच थोड़ी स्पीड पकड़ेगी अराइवल की। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। और मतलब अगर समझ लो बारिश हुई तो 5 दिन आगे पीछे हुआ। बाकी जनरली 15 जून से अराइवल पीक पकड़ लेती है, होती है 15 जुलाई तक पूरी हो जाती है हमारी अराइवल। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन इस जो बार पिछले थोड़ा साल कम जैसे, कम रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि क्रॉप कम हुआ है। हेलो, पिछले बार जैसे डीसा मंडी में 10 लाख बोरी आया था समर का क्रॉप, तो इस बार हमारा ऐसा मानना है कि 4-5 लाख बोरी में समझ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जो पूरे बनासकांठा के पिछले साल जैसे 20-22 लाख बोरी, 25 लाख बोरी आई थी, वो भी शायद 12-13 लाख बोरी में समझ जाएगा इस बार। क्रॉप भी इस बार क्या भाव की वजह से बहुत कम है, और बाजरी की बिजाई ज्यादा है इस बार। अच्छा अच्छा। और हाँ, कश्यप भाई, बाजरी आपके बाजरी आपके यहाँ पे वैरायटी कौन सी अभी टीजे और जीबी समर में आएगी कि टीजे ही आएगा? इस बार समर में मयूर भाई ऐसा होगा कि 37 की, जो पिछले साल मतलब 80% आ रही थी, 85%, वो इस बार दीजिए 37 मेरे हिसाब से 50% ही आएगी। हाँ। 50% चॉइस नंबर जावा आएगी, और 25-25% आएगी अपने मीनाक्षी, नई जो जात आई है वो। इसका भाव भी ज्यादा है और उसका उतारा भी ज्यादा मिलता है। तो किसानों ने इस बार थोड़ी वैरायटी चेंज किया है समर में, ऐसा भी बोल हाँ, सकते वैरायटी पिछले खरीफ से चेंज किया, खरीफ में थोड़ी बीजा बियारण की कमी थी इसलिए नहीं किया था। बाकी अभी जो अभी समर में अभी समझो 3,000 रुपये का जो भी बैग मिल रही है बियारण की, वो मीनाक्षी बिजाई करने का किसान का मन ज्यादा है इस बार। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो 25% मीनाक्षी, 25 जावा, और 50% में 37 रहेगा इस बार तो समर में। इस बार थोड़ा उतार आज ज्यादा मिलेगा ऐसा? एरिया तो कम सम, हुआ है। मैं मीटिंग में हूँ भी सम, आपको लगा था। समर में तो क्या होता है मयूर भाई, उतारा ज्यादा ही मिलता है। अच्छा, मैं हाँ। मीटिंग में हूँ भी आपको नहीं, लगा वो था। लेकिन समर में पिछले तो पिछले पिछले हाँ, साल के मुकाबले कुछ अच्छा उतारा मिलेगा, ऐसा बोल सकते नहीं, हैं? पिछले पिछले साल भी अच्छा ही था उतारा, पिछले साल जितना ही आएगा, कोई ज्यादा पिछले साल भी अच्छा ही, इससे ज्यादा तो होना मुश्किल है। पिछले हाँ। साल भी अच्छा ही था उतारा। अच्छा अच्छा। नीरज हम्म। भाई, ये जो जी। प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि समर में सबसे ज्यादा जो क्रॉप आता है, वो मेरे ख्याल से ये सिंगदाना बनाने के लिए ही आता है। तो इसका एक तो क्रॉप, सभी लोगों से बात की, क्रॉप कम हुआ है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है और हमारे जो स्टॉकिस्ट है, उनका इस सीजन में कैसा व्यू रहेगा? व्यू में तो ऐसा है मयूर भाई के माल मेरे ख्याल से 1,40,000 से 50,000 टन आएगा समर का। हाँ, पूरे इंडिया और का? नहीं, सिर्फ गुजरात का। सिर्फ सिर्फ गुजरात का, गुजरात का? हाँ, हाँ हाँ 1,50,000 टन के आजू बाजू का आएगा। हाँ तो हाँ। वैसे भी हमारा पुराना ग्रुप भी इतना पड़ा है, अभी भी 50% माल तो रेडी पड़ा है सबके पास। अच्छा, ये जो खरीफ सीजन का जो है जी वो भी अभी जी।
पुराना नहीं स्टॉक ठीक भी है, पूरी पुराना सभी बहुत, सेक्टरों में पड़ा है। क्योंकि अच्छा। रिकॉर्ड ब्रेक स्विंग हुआ था लास्ट ईयर, और रिकॉर्ड ब्रेक बारिश भी हुई थी, और सबसे मेरे ख्याल से मेरे करियर में 26 साल में इतना माल मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा। तो हाँ। ये माल तो अभी नेक्स्ट ईयर भी चलने वाला ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक है धीरज भाई, प्राइस के बारे में बात करने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। शैलेश भाई, शैलेश भाई आपका माइक। जी हाँ शैलेश भाई, जो नॉर्थ जी का जी क्रॉप है, साउथ का क्रॉप है, ये सब की हमने हम्म, बात की कि हमारा जो बिजाई है बहुत कम हुई है। पहली बात ये। जी तो आप अगले जो दिनों में जो हम्म ये एनसीसीएफ और दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसी ने जो हम्म मूंगफली एमएसपी पर जो खरीदी की है वो भी जी मार्केट में आएगी, तो आप उनका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा देख रहे उनका इम्पैक्ट मार्केट में, देखो जो बोल्ड वैरायटी है, हैं? हाँ। बोल्ड वैरायटी में मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है। हम्म। लेकिन ये जो दूसरी जो अपना ये गोलदाने की वैरायटी है, जैसे टीजे है या तो फिर 37 टीजे है, 24 नंबर है, उस वैरायटी पे समर क्रॉप होने कम होने की वजह से और फॉरेन मार्केट की डिमांड होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो मार्केट डाउन जा सकता है। आगे भी नहीं जा सकता, लेकिन पीछे भी जाने भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहा है। हालांकि बोल्ड जो है ना, बोल्ड में मार्केट डाउन रहेगा। अच्छा, लेकिन जावा क्योंकि और बहुत टीके। बड़ा क्रॉप, बहुत बड़ा जो अपना गुजरात में लगभग 13 लाख टन जो माल है, उसमें से तकरीबन तकरीबन 8-9 लाख टन तो मेरे हिसाब से बोल्ड क्वालिटी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। आप राजस्थान में भी 5 लाख टन जो है वो बोल्ड क्वालिटी ही है। अच्छा तो बोल्ड में आगे बाजार सुधरने का कोई चांस इस साल में तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। शैलेश भाई, जो यूपी का क्रॉप जो है और हम्म राजस्थान में जो हमारा खरीफ क्रॉप हुआ, तो हम्म स्नैपशॉट अगर देखा जाए तो पुराना जो क्रॉप का जो पुराना स्टॉक है हमारे पास और नया जो हम्म क्रॉप आएगा, वो कुल मिला के क्या स्थिति, पुराना स्टॉक अभी कितना 20 से 25% पूरे इंडिया में पड़ा होगा? पुराना बोले तो ये अभी जो खरीफ सीजन का ही बोल रहे हो ना? हाँ, खरीफ सीजन का। देखो आप गुजरात की जो बात करें हम लोग, हम्म। तो गुजरात में कम से कम अभी भी मेरे हिसाब से 30 से 40% सबसे ज्यादा माल गुजरात में है। अच्छा। राजस्थान देखा जाए, एमपी यूपी देखा जाए तो वहां पे मुश्किल से 20% माल भी बचा होगा। अच्छा। हाँ। सेम सिचुएशन राजस्थान में है। राजस्थान हम्म। में गवर्नमेंट के पास 5 लाख टन माल है, और किसान और स्टॉकिस्टों के पास मुश्किल से लगभग समझो 2 लाख टन के आसपास माल हो सकता है। तो ये जो आपकी बात हुई शैलेश भाई, एक तो हमारा जो समर और रबी क्रॉप जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, पुराना माल है वो काफी बड़ा है। तो काफी बड़ा। ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ी सप्लाई सिचुएशन की जो बात हो रही है, ऐसी नहीं हो सकती है कि वो नेक टू नेक रहेगा सप्लाई? ये नहीं, सप्लाई जो है सरप्लस ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट समझो गुजरात राजस्थान और यूपी मिला के 21 लाख टन के आसपास का परचेजिंग हुआ है, तो ऑलमोस्ट एक क्रॉप के बराबर ही हो गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और ये इतना इतना समझो, गुजरात की हम बात करें, 13 लाख टन जो ये सेल में आएगा, हाँ। उसको मयूर भाई एडवांस पैसा देते देते उठाने में कम से कम 1.5 साल लगता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। आप कभी भी देख लो, 1.5 साल से ज्यादा लगेगा, 1.5 साल से कम नहीं लगेगा। अगर ये लोग आज ही मार्केट मार्केट रेट से भी सेल करते हैं, आज से ही सेल चालू करते हैं, तो आज की डेट आप लिख लीजिए, अच्छा 1.5 साल से पहले माल नहीं उठ पाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और शैलेश एक भाई। मेरी और सॉरी सॉरी एक रिक्वेस्ट और है मेरी, कि भाई अपने जो है ये जो पेमेंट का टर्म्स कंडीशन आपने रखा है, अभी पिछले 2-3 साल से, मयूर भाई आप भी जानते हो, एग्री कमोडिटी में बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों ने सबने खाया हुआ है। थोड़ा अगर आप जो ये मूंगफली में आपने 5 दिन रखा है, उसकी वो थोड़ा एक्सटेंड कर दे, तो मेरे हिसाब से व्यापारियों को थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। कम से कम
और 5 एक दिन आप बढ़ा दो तो बहुत बड़ा मतलब फायदा हो जाएगा लोगों को। मयूर भाई, आपका क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि हमारे हमारे ट्रेड ने बहुत बड़ा नुकसान 2 साल से खाया है। नहीं शैलेश भाई, आप ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रवीण जी ये आपकी आपका जो सुझाव है उसके बारे में सोचेंगे और बहुत उनकी बहुत तरफ धन्यवाद। से जो भी रियायत दे सकते हैं वो हमें मिलेगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। शैलेश भाई, ये- हमारा जो डिस्कशन है ये आपका हम्म सुझाव बहुत अच्छा है और उसके बारे हम्म में सोचना भी चाहिए, ये मैं मान रहा हूँ। शैलेश जी। भाई, अभी जो हम्म हमने जो डिस्कशन किया, एक लास्ट जो हमारा एक स्नैपशॉट है, हम प्राइस हम्म के बारे में थोड़ी बात कर ले। अभी जी सिचुएशन पुराना स्टॉक है, नया क्रॉप कम आ रहा है, तो आगे जाके आप जो हमारे जो पर्टिकुलरली जावा वो वेराइटी है, हमारी टीजे वेराइटी है, हमारी गोल्ड वेराइटी है, उसके जी। प्राइस के बारे में कम या ज्यादा उसको क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो गवर्नमेंट की संस्थाओं ने जो माल लिया है वो सेलिंग में आता है तो किसी भी क्वालिटी में रेट बढ़ने के चांसेस पर्सनली मुझे नहीं लग रहे। क्योंकि अभी जितना भी नया क्रॉप जहां भी आएगा 5%, 10%, 50%, वो गोलदाने का ही आ रहा है। अच्छा, उसमें कहीं भी बोल्ड वैरायटी नहीं आ रही है। तो प्राइस सिचुएशन है, प्राइस वो स्टेबल रहेंगे, ऐसा ऐसा प्राइस प्राइस बोल्ड में मैंने पहले ही बताया, बोल्ड में 100% रेट कम होगा, हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके जावा प्राइस स्टेबल स्टेबल रह सकते हैं, अपसाइड नहीं जा सकते। अपसाइड जाने के कोई चांसेस नहीं है, यही बात है। पर्सनली नहीं लग रहा मुझे। ठीक है करशन भाई, आपका जो बोलो। सिंगदाना का जो प्राइस है उसके बारे में आपका क्या विचार है? सिंगदाने में ऐसा है कि ये भाव से कोई मतलब जैसे अभी हमारा टीजे 37 का 50-60 का जो भाव है 84-85 का चल रहा है। हाँ। और 80-90 का 78-79 का भाव चल रहा है। और ये भाव से कोई मतलब कोई ऊपर में ऐसी डिमांड नहीं है फॉरेन की कि भाग जाए। ठीक है, कोई रुपया ऊपर नीचे हो जावे, कोई बड़ी मंदी भी नहीं है और कोई बड़ी तेजी भी नहीं है। इस भाव से रुपया 2 रुपया अप डाउन रहेगा बाजार में। यही रहेगा। हाँ। हाँ, नीरज यही रहेगा बाजार। नीरज भाई, जिस तरह से ये चाइना का ग्राउंडनट ऑयल में भाई हमारे यहाँ पिछले 2 साल से करीबन काफी अच्छा दिखता है, उसका आप कुछ देख रहे हैं प्राइस में इम्पैक्ट? ये मूंगफली और मूंगफली दाने में कुछ दिखने को मिलेगा, ऐसा कुछ दिखता है आपको? नहीं 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 दिखता, क्योंकि बोल्ड माल जो बड़ा है वो माल क्रशिंग में ही जाएगा। हाँ। और चाइना जो ले रहा है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख टन ऑयल लेते हैं बस। हाँ। उसमें बराबर। इस बार हमारा क्रॉप ही इतना बड़ा है कि कोई लंबा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा और अच्छा। अब नए क्रॉप की बात करें तो जो जावा और टीजे है, ऑलरेडी उसके रेट है वो टॉप लेवल के ही है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 2 से या 3 रुपये बढ़ने की संभावना है मैक्सिमम। क्योंकि हाँ। 100 से 103 रुपये का भाव अभी जावा का चल रहा है और 85 का टीजे का है। उसके अंदर 88 शायद टीजे आ सकता है और जावा है वो 103 के तक रेट आ सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके ऊपर तेजी नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे ही भाव बढ़ता है, क्योंकि ओवरसीज के अंदर सभी बायर के पास भी इतना माल पड़ा हुआ है कि वो लोग भी अपना पूरा कटिंग होने के बाद भी माल अभी ले रहे हैं। जितना जिसको चाहिए वही, कोई एक्सेस नहीं ले रहा। उसको मालूम है सबको कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा क्रॉप है। और ग्राउंडनट ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसके जी। बारे में क्या अभी अच्छी डिमांड है ग्राउंडनट ऑयल की हाँ, चाइना की? डिमांड डिमांड अच्छी है। $1490 से लेके $1530 तक का जो व्यापार हुआ है, उसी रेंज में वो लोग लेने के लिए चाह रहे हैं। जैसे ही हम लोग बोलेंगे 1550 करो तो डिमांड कट हो जाती है। अच्छा, तो हमारे स्टेबल भाव में जी, डिमांड स्टेबल भाव में डिमांड, हाँ, डिमांड रह रही है। मगर डिमांड के बोले तो वो भी 2-2.5 लाख टन के ऊपर आ नहीं सकता। ठीक है, तो वो भी पिछले साल जितना हमारा गया था उतना ही जा सकता है, आप बस उससे उतना ही जा ज्यादा सकते। जाने की कोई उम्मीद नहीं। ठीक उम्मीद है। नहीं। दोस्तों, हमने ये तीन हमारे जो एक्सपर्ट है उसके पास से पूरे इंडिया का जो क्रॉप की सिचुएशन है, आगे जाके प्राइस क्या रहेगा, ये सब हमने जाना है। तो मैं मान रहा हूं कि अभी जो एनसीसीएफ की तरफ से जो बिकवाली चालू होने वाली है मूंगफली की, उसके बारे में हम कंटिन्यू करें। तो प्रवीण जी, आगे किस तरह से हम क्वेश्चन लेंगे सभी के पास से, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, मयूर जी, मेरा कहना है कि अगर एमडी मैडम भी है एनसीसीएफ के, तो हाँ उनसे हाँ। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अबाउट उनके उनके थोड़े विचार अगर वो रखे हाँ, सामने ये तो वेलकम उस हिसाब वेलकम, से। बहुत बहुत अच्छा होगा। तो मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने विचार थोड़े व्यक्त करें। अ,
आ, नमस्कार। आप सब लोगों को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? या आवाज जी। वेरी जी, गुड आ रहा है धन्यवाद। या मैडम। तो मेरा नाम एनिस जोसेफ चंद्रा है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एनसीसीएफ की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पैनलिस्ट को और जो प्रवीण भाई को, जो एनईएमएल का एमडी और सीईओ है, जो बहुत हमको कम टाइम पे ये एक वेबिनार में इनवाइट किया गया और हमें मौका दिया आप सबसे एक संवेदन करने के लिए। मेरे हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी हिंदी में ही बात करने के लिए। गुजराती तो आती नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें मेरा जो लेवल ऑफ हिंदी है उसे टॉलरेंस रखना पड़ेगा। हमारी जो संस्था है वो 1965 में एस्टेब्लिश्ड है। ये कोऑपरेटिव्स में जो अपेक्स नेशनल फेडरेशन फॉर कंज्यूमर्स है, तो इस संस्था के अंतर्गत स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे सोसाइटी से जो हमारे मेंबर्स हैं, हम पिछला 1.5 साल से हम फार्मर से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं एमएसपी पे, और खरीदारी करते हैं पल्सेस का, धान का, और सरकार के लिए बफर स्टॉक सरकार का जो होता है उसमें हम खरीदारी करते हैं नाफेड के साथ। वी आर वन ऑफ द सेंट्रल नोडल एजेंसीज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पल्सेस। और इस साल अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो पीएसएफ बोलते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, उसके अंतर्गत हम पिछला 2 सीजन से 2-3 सीजन से खरीदारी कर रहे थे। तुअर का खरीदारी अब प्राइसेस काफी भाव बढ़ा हुआ था तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन चने का और मसूर का और मूंग का खरीदारी कर रहे थे। सरकार की तरफ से हम इंपोर्ट भी किया है कुछ दूसरे अन्य राज्यों से, और बफर का स्टॉक हम मेंटेन करते हैं और मार्केट में रिलीज होता है करते हैं जब कंज्यूमर के हित में अगर प्राइस बहुत ज्यादा भाव बढ़ रहा है या सरकार को लगता है कि इंटरवेंशन का जरूरत है, तो हमारे माध्यम से वो होलसेल मार्केट में इंटरवेंशन करते हैं। इसके अलावा हम भारत ब्रांड के माध्यम से रिटेल सेक्टर में पल्सेस का, जैसे चना दाल के, मसूर और मूंग और आटा और चावल का रिटेलिंग कर रहे थे एट ए सब्सिडाइज रेट, जो नॉर्मल जो कॉमन आम आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछला 2 सीजन थे भारत ब्रांड का फेज 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, आटा का भी किया, चावल का भी किया और चना दाल के भी किए थे। अभी फिलहाल भारत ब्रांड फेज 2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये जो खरीदारी किया था फार्मर से एट एमएसपी पे, नाफेड और एनसीसीएफ, उसी का जो बफर स्टॉक से रिलीज करते हैं सरकार, और उसको हम रिटेल के माध्यम से रिटेल मार्केट में छोड़ रहे थे मोबाइल वन के थ्रू। फ्री कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा रिलायंस है या कोई दूसरा ओएनडीसी के माध्यम से, ये सबसे के थ्रू भी हम खरीदारी कर रहे हैं, या बिग रिटेल रिटेल चेन मार्केट से। तो ये हमारी एक लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल की एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मक्के का भी हम एक्सपोर्ट कर किए थे। अभी फिलहाल हम चावल का जो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट किया मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख मीट्रिक टन का। अभी हमारा तमिलनाडु में एमएसपी पे पाडी का प्रोक्योरमेंट, धान का प्रोक्योरमेंट चल रहा है। उसके अलावा गेहूं का प्रोक्योरमेंट अभी राजस्थान में चालू होने वाला है, यूपी में चालू होने वाला है, थोड़ा बहुत बिहार में भी करेंगे। इसके अलावा हम मक्के का भी एमएसपी पे किसान से खरीदारी करते हैं। अभी हमने करीब 12,000 मीट्रिक टन खरीदारी किए थे एमएसपी पे, और वो डिस्टिलर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एट ए रीजनेबल रेट। तो ये भी हमारी एक लाइन ऑफ एक्टिविटी है। इसके अलावा पीएसएस में प्राइस सपोर्ट स्कीम में हमने पहली बार एंटर किया है ग्राउंडनट में, ऑयल सीड्स में, और गुजरात में हमारी खरीदारी हुआ है। अभी अभी हमारा खरीदारी खत्म हुआ है, करीब 3 लाख के ऊपर हमारे पास स्टॉक है। और प्रवीण भाई ने एक स्लाइड भी दिखाया था जिसमें हमारा 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी खरीदारी हुई थी। ये खरीदारी अभी अभी खत्म हुआ है एमएसपी पे,
और वो कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट्स में खरीदारी हुई थी और उसका वेयर हाउसेस कहाँ पे, वो डिटेल्स वगैरह एनईएमएल के पास है। हमारे ब्रांच जो अहमदाबाद में उनके पास भी है। हमारे जो ब्रांच मैनेजर का जो कॉन्टैक्ट डेसिग्नेशन, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह ये स्लाइड में इधर दिया हुआ है। और एनईएमएल का जो टीम है उनका भी डिटेल्स दिया हुआ है। हमने जो खरीदारी किया है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से खरीदारी किया, कितनी मेट्रिक टन हमने प्रोक्योर खरीदारी किया, वो डिटेल्स इसमें है। ईच डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो वेयर हाउसेस है वो भी दिया हुआ है, तो आपके सामने है। तो हम इसका अभी ओपन मार्केट सेल करना चाह रहे हैं, ओएमएस में ऑक्शन करना चाह रहे हैं। हम एनईएमएल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत कम टाइम में हमारे पार्टनरशिप सिर्फ एक दो महीना की है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी तरह से एनईएमएल ने जो एक चुनौती की तरह इस काम को लिया। और महाराष्ट्र में हमारे सोयाबीन का खरीदारी बहुत अच्छा कराया। और गुजरात में हमारे जो एसएलए इंडी एग्रो और हमारे तरफ से आई मीन एक बहुत अच्छा इन्होंने कोऑर्डिनेट किया किसान के साथ, प्रोक्योरमेंट सेंटर खोला था और खरीदारी भी हुआ है। अभी हम एनईएमएल का माध्यम से इसका ओपन मार्केट सेल करना चाह रहे हैं। तो आप सब लोग मतलब गुजरात में जो हमारी तरफ से अगर सोचा जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी जो स्टेक होल्डर्स है वो ये वेबिनार में है। आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी ये जो ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। सरकार ने किसान को मदद करने चाह रहे थे, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे माध्यम से वो खरीदारी हुई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट में इसका अवेलेबिलिटी भी किया जाए आपके माध्यम से, ताकि जो कंज्यूमर्स है उनको भी फायदा हो या किया हो जाए। जो चाहे रिटेलर्स, रिटेल कंज्यूमर द रिटेल सेक्टर, या जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको भी क्योंकि हमारी माल तो एफएक्यू है और अभी अभी खरीदारी हुआ, उसमें कोई मतलब एकदम फ्रेश है, लेटेस्ट है और माल अच्छा है। तो आपकी से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग ज्यादातर मतलब इन लार्ज नंबर्स यू विल पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन। हमने इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखा है वो भी आपको दिखाया है। अभी एक सुझाव आए थे कि जो पेमेंट टर्म्स है वो 5 वर्किंग डे, बैंक वर्किंग डेज से थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो कैश फ्लो का आप लोगों को थोड़ा फायदा मिले। तो इसमें मैं ऑफ द कफ ये सजेशन दे रही हूँ कि 5 वर्किंग डेज, बैंक वर्किंग डेज के जगह हम 5 बैंक वर्किंग डेज बिना इंटरेस्ट और से एक हफ्ता और इंटरेस्ट के साथ हम एक प्रपोजल दे सकते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी जो रेट और सॉरी बाकी जो क्वांटिटी हम अभी प्रपोज कर रहे हैं, जैसे जितना क्वांटिटी हमने बोला है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, ये तो हमने अंदाजा सा अभी शुरू किया है। बाकी आप लोगों से जो फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से हम इसमें ट्वीक करने के लिए हम तैयार हैं। हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। जो 5 वर्किंग डेज का हमने बोला है कि फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड एंड ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें बेस्ड ऑन द फीडबैक विच वी रिसीव फ्रॉम यू वी कैन इम्प्रूव अपॉन आवर प्रपोजल्स। आप सबसे हम कांटेक्ट में रहना चाहूंगी। और ये नेटवर्क हमारी तरफ से मतलब बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और एनसीसीएफ को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं किसान के साथ भी। हमने बहुत अच्छा सा पेमेंट वगैरह करने का कोशिश किया है। हमारे जो ब्रांच का नंबर्स आपको दिया हुआ है, इसके अलावा हमारा एचओ जो है हेड ऑफिस दिल्ली में है, वहां पे भी एक टोल फ्री नंबर है, या नहीं तो बिजनेस सेक्शन से भी आप कभी भी संपर्क में आ सकते हैं, नहीं तो एनईएमएल का जो लोग हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। हमारे जो भी वेयर हाउस में जो माल है उसका सैंपल्स हमारे जो स्टेट हेड है जो अहमदाबाद में बैठते हैं उनको हमने बोला है सैंपल वहां पे रखने के लिए, वो वहां पे उपलब्ध है। आप कभी भी आके जाके उसमें उसका इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा मिले कि उसका क्वालिटी कैसा है, कितना अवेलेबिलिटी है
एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये मेरी तरफ से ओपनिंग रिमार्क्स है। बाकी आप कुछ भी हमसे पूछना चाहे तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और एनईएमएल और बाकी ये जो एसोसिएशन है और उनके जो अपेक्स बॉडी जो ऑफिस बेरर्स है, जो नीरज भाई है और शैलेश जी है और बाकी मयूर भाई है और प्रवीण भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक मैडम जी, यू। मैडम, थैंक यू वेरी मच। जो आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और जो भी डिमांड आती है उसी तरह से आप अपना जो सेलिंग का प्रोसेस है वो चालू करेंगे, ये बहुत बढ़िया बात आपने की है। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छी तरह से की, तो हम आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं मैडम। थैंक यू मयूर भाई। या अभी एनईएमएल की तरफ से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका जो केस किस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए, वो मैं जो एनईएमएल अहमदाबाद ऑफिस है संकेत जी, और उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे क्वेश्चन के बारे में किस तरह से आगे हम कार्यक्रम ले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मैडम चैट बॉक्स में 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीटेटिवली आए हैं। एक तो आया है कि अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज क्या होगा ऑक्शन जो चालू है उसके लिए। दूसरा जो आया है कि अभी जो 500 मेट्रिक टन का हमने मिनिमम बेड क्वांटिटी रखा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कि जो छोटे यूनिट्स चलाते हैं, तो उनका ये सजेशन है कि इसको हम 100 मेट्रिक टन तक अगर कम कर सकते हैं। और तीसरा, आपने पेमेंट का तो ऑलरेडी आंसर दे ही दिया है, बट लिफ्टिंग डेज को लेके भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लिफ्टिंग डेज भी अगर बड़ी क्वांटिटी होती है, कोई 2000 मेट्रिक टन है या कोई बड़ा स्टॉक एक साथ लेता है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा लिफ्टिंग डेज मिल सकते हैं क्या? ये 3 क्वेश्चन हैं जो चैट में आया हुआ है। जी, धन्यवाद संकेत जी। जी। या तो आई थिंक संकेत, आई ऐड अनदर क्वेश्चन। और एक जो क्वेरी है मैडम उनका ये भी है कि कंफर्मेशन टाइम कितना रहेगा, मतलब व्हाट वुड बी द टर्न अराउंड टाइम आफ्टर ऑक्शन होने के बाद, कितने टाइम में कंफर्मेशन या रिजेक्शन जो रहेगा प्राइस का, कब तक आएगा टाइप्स। 2 डेज। 2 3 days। थैंक यू प्रवीण जी। तो जो जैसा कंफर्मेशन जनरली हम लोग 2 दिन का रखते हैं, 2 3 तो ये है। बाकी जो 500 मेट्रिक टन का हमने एक लगभग ऐसे रखे थे। एक शुरुआत के लिए कुछ क्वांटिटी तो रखना था। आपका ये जो सुझाव है कि जैसे छोटे छोटे जो बिडर्स है उनके लिए थोड़ा भारी पड़ते हैं, तो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं या 100 भी रख सकते हैं। अभी तो शुरुआत है। तो जो थर्सडे को जो आने वाला जो बिड है उसमें मेरे ख्याल से हम 200 का रख देते हैं फिर 500 के जगह। और दूसरा कुछ चैट बॉक्स में ये भी आया है कि हमारा जो ऑफिस एड्रेस और फोन नंबर वगैरह अहमदाबाद ऑफिस का देने के लिए, वो मैं अपना जो अहमदाबाद का जो कार्यकर्ता है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो आपको भेज देंगे। बाकी कौन सा क्वेश्चन था? डिलीवरी पीरियड का था वो। हाँ हाँ, डिलीवरी पीरियड। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि डिलीवरी पीरियड अगर 2000 मेट्रिक टन से ऊपर है तो उसका डिलीवरी पीरियड बढ़ाने के लिए, तो ये भी हम सोच सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इतना अभी फिलहाल हमने रखा है, 20 days रखा हुआ। 20 डेज रखा है। हम 25 दिन रख सकते हैं, 25 दिन रख सकते हैं या एक हफ्ता और उसमें बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स हम 4 हफ्ता भी रख सकते हैं। 20 डेज मतलब 3 हफ्ता के आसपास हो गया, तो ये डुएबल है। बाकी जो रेट है हम आपसे यही अनुरोध है कि अच्छी रेट दे दीजिए, क्योंकि माल फ्रेश है, एकदम बढ़िया है, उसमें कुछ वेस्टेज वगैरह होने का पूरा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता ही है कि हम अच्छी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे खुश है। तो माल का जो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो तो बराबर मिलेगा आपको। यही है मेरा। और कुछ? संकेत जी, ये और कोई क्वेश्चन हमारे हाँ, एक ये भी आया है चैट बॉक्स में, ईएमडी कुड बी 2%। ये क्या हुआ? 5% है, 5.22 है हमारा तो। हाँ, ईएमडी हमारा तो स्टैंडर्ड रहता है, वो 5.22 ही रहते हैं। आई एम सॉरी। तो 2% बहुत कम हो जाता है। फिर ऐसा हो जाता है कि कोई सीरियस बिडर्स नहीं आते, ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें फिलहाल हम यही रखना चाहेंगे।
ये मैडम बिलिंग के बारे में कोई क्वेश्चन आया है? हाँ, बिलिंग के बारे में अभी, बिलिंग का सिस्टम कैसा है? हाँ, हम लिफ्टिंग के बाद बिलिंग करेंगे, फिर जैसा होगा वो जो प्रैक्टिस होगी स्टेट की वो करेंगे। ये बोल दीजिए। मैं इस बिलिंग के बारे में मैं अपना जीएम को रिक्वेस्ट करूंगी, वो बताएगा। और जो बिलिंग के लिए जो लिफ्टिंग के बाद जो प्रैक्टिस नॉर्मल रहती है वो हम करेंगे बिलिंग डायरेक्टली, जो बीटर है उसके फेवर में बिलिंग होगी हमारी। नहीं इसमें मयूर जी, अगर एज ए स्पेसिफिक क्वेश्चन बिलिंग के, मतलब ये एकदम ब्रॉड क्वेश्चन हो गया कि बिलिंग कैसा होगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उस पे इलेबोरेट। ज्यादा करना चाहिए यार, यार सॉरी। ट्रांसपोर्ट और फ्रेट कैसा रहेगा कि भी और तो वो तो कॉमन क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट तो कॉमन है। कॉमन ही है, सब common ही है। उसमें कोई एक्स वेयर हाउस प्राइस है, एक्स वेयर हाउस प्राइस ही होता है, तो आपको अरेंज करके लेना है वो। बिल्कुल। वहां पे लेबर मिल जाएगा, वहां कोई इशू नहीं है लेबर का। तो लेबर वगैरह का कोई परेशानी नहीं है। ये सारे जो वेयर हाउसेस है वो सब साइंटिफिक स्टोरेज वेयर हाउस है, तो वहां पे तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए। तो वो तो है। एक क्वेश्चन ये आ रहा था, 100 मेट्रिक टन रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल एमएसएमई। अभी नेक्स्ट ऑप्शन कब है? ये तो ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन तो हम, आज तो ट्यूसडे है, थर्सडे को हम पहले ऑप्शन रखने का सोच रहे थे। हाँ हाँ, तो थर्सडे को हम रख देते हैं, परसों। वैसे वीक में 2 बार है। वैसा वीक में तो 2 बार करते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को। बाकी मंडे और वेंसडे को ज्यादातर नाफेड करते हैं। संकेत जी, ये कोई सीरियस क्वेश्चन है तो आप ये ढूंढ के मैडम को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ये जो मेरे ख्याल से नॉर्मल प्रोसीजर जो होती है वो क्वेश्चन में नहीं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन होने चाहिए। तो संकेत जी, कोई सीरियस क्वेश्चन है तो आप बताइए इसके बारे में। सर एक क्वेश्चन जो अभी आया है, एम्प्टी बैग वेट का लॉस कितना होगा। जैसे अभी नेट वेट बेसिस पे ऑप्शन होने वाला है, तो बैग का वेट के लिए पूछ रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनवॉइस का जो क्वेश्चन था सर, वो जस्ट मैं एलाबोरेट कर देता हूँ कि उनका ये कहना था इनवॉइस के बारे में कि इनवॉइसिंग थोड़ा स्पीड में हो जाए, बिकॉज जीएसटी वाली कमोडिटी है इसके लिए। हाँ संडे करेक्ट। तो इशू हाँ, नहीं, दैट वो स्पीड अप कर लेंगे, उसमें इशू नहीं है। ये इसका एम्प्टी बैग। और नेट वेट में रहेगा तो लिख दिया होगा, बाकी डिस्कस कर लेंगे इसमें कैसा होगा। तो ये जो एम्प्टी बैग वेट का, वी विल रिवर्ट बैक, इसका थोड़ा डिस्कस करके फिर आपको बताते हैं। बाकी मेरे जो ख्याल जी। से प्रवीण जी, जी, जो भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन संकेत जी कोई बाकी रहता है ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से मैडम ने काफी अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन आए थे उनका एक समाधान हो जाए उस तरह से जवाब दिया है, और काफी पॉजिटिव वे से आपने जवाब दिया है। तो अभी कोई क्वेश्चन बाकी है संकेत जी, लगता है कुछ? नहीं सर, एक प्राइस को लेके बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि बेस प्राइस अप्रोक्स कितना होगा, उसका मतलब आंसर ढूंढ रहे लोग अभी भी। और बाकी जो भी क्वेश्चन चैट में आए हैं, तो हम लोग जो एनसीसीएफ का अहमदाबाद ब्रांच है उनको फॉरवर्ड कर देंगे आफ्टर दिस वेबिनार ऑल्सो। या ओके। तो मेरे ख्याल से प्रवीण जी और मैडम, तो हमें आप दोनों से मैं मानता हूं कि क्लोजिंग रिमार्क चाहिए। उसके बाद हम ये वेबिनार टाइम भी खत्म हो चुका है तो करेंगे। मेरे ख्याल से पहले प्रवीण जी आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या रहेगा, उसके बाद मैडम का रिमार्क लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफी धन्यवाद और कहना चाहूंगा फॉर ऑल द पैनलिस्ट मेंबर्स जिन्होंने अपना वक्त निकाल के, जरूरी और वो भी वर्किंग डे पे अपना वक्त निकाल के यहाँ पे सब लोग, अभी हमने जो देखा है अभी पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट क्लोज टू 250 मेंबर्स ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने अपना पूरा वक्त समय देके और बड़ी पेशेंस के साथ सब चीजों को सुन के और अपनी जो बात है वो भी रखी है। और मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा एमडी मैडम को एनसीसीएफ के, जिन्होंने बड़े ही संक्षिप्त और सटीक तरीके से अपना ब्यौरा दे दिया एनसीसीएफ एज अ कंपनी के बारे में। और जो सवाल थे बड़े ही शांतिपूर्वक पेशेंस से उन्होंने एक्सेप्टली रिसेप्टिवली वे में उसको लेके एक पॉजिटिव मैनर में चीजों को लिया भी है और उसका निवारण करने का उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया है मार्केट को। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टेकिंग दिस पर्टिकुलर लीड ऑन दिस फ्रंट। और
for all the other panel members for giving that particular जो एक व्यू पॉइंट है ग्लोबल और डोमेस्टिक सिनारियो का अक्रॉस द स्टेट्स फॉर वेरियस कमोडिटी फॉर ग्राउंडनट एज सच, और कैसा रहेगा प्राइस मूवमेंट, इसके बारे में हमको ज्ञात कराने में के लिए काफी शुक्रिया। और मोहिर भाई एज यूजुअल एक मेन फलक्रम या एक मेन कोऑर्डिनेटर की तरह पूरे चीजें को संभाल के एक वेबिनार को एक स्वरूप देना, एक आकार देना, जिसमें आप काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। थैंक यू फॉर दैट। तो इसी के साथ मैं अपना जो है मतलब बात रखना चाहूंगा। या इससे ज्यादा और आप या थैंक यू प्रवीण जी, आपने भी काफी अच्छी तरह से सब बातों को सामने रखा और ऐसी तरह से रखा कि सबका समाधान हो जाए। मैडम जी, आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क इसके बारे में रहेगा तो आप बताइए मैडम जी। मैं सबसे पहले एनईएमएल और जो पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स है वो उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमको ये मौका दिया ये वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारी जो संस्था है उसके बारे में बताने के लिए। और ये जो बहुत अच्छी तरह से बहुत संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, ये जानते हुए बहुत खुशी हुई है। ये सेम जो आपने जो एंथुसियाज्म दिखाया है इस वेबिनार में आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए और संवाद में योगदान देने के लिए, यही एंथुसियाज्म ये ऑक्शन में भी आप दिखाइएगा। और हमारे लिए ये गर्व की बात है, हम गुजरात के जो बिजनेसमैन हैं उनसे हम एक नया रिश्ता जोड़ रहे हैं ये एग्री कमोडिटीज में और ग्राउंडनट में। हम ये चाहूंगा कि ये आगे हमारी ये जो रिलेशनशिप है और ये इट विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और जो पैनलिस्ट को खास करके हम ये धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपने हमको दिया, देश में क्या प्राइस चल रहा है और जो ग्लोबल सिनेरियो क्या है, कहाँ पे कितना उगाई हो रही है, कैसा फसल आने वाला है या अभी जो क्रॉप है उसका स्टेटस क्या है, ये सब जानने के बाद हमें भी एक अच्छा एक बेस प्राइस रखने का एक एक बेस मिल रहा है। तो काफी जानकारी हमको इसमें पार्टिसिपेट करने से मिला है। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम जी। कम्युनिटी वर्ल्ड की ओर से भी सभी को धन्यवाद। खास करके जो हमारे पैनलिस्ट शैलेश भाई, करशन भाई और नीरज भाई, तीनों जो काफी उसका भी बिजनेस बहुत बड़ा है, उनके बीच समय निकाल के हमारे लिए ये वार्तालाप में शामिल हुए। मैडम जी आपका भी धन्यवाद, और प्रवीण जी और पूरी जो एनईएमएल और एनसीसी की टीम है उन सभी का धन्यवाद। ये वेबिनार यहाँ हम खत्म करते हैं। सबको नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।